हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हमारा थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने बेसिक चीज़ें सीखी। बेसिक इंट्रोडक्शन सीख लिया, एनर्जी का इंट्रैक्शन वर्क के द्वारा कैसे होता है, वर्क इंट्रैक्शन किसी भी प्रोसेस में अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं, हीट इंट्रैक्शन हमने सीख लिया। अभी हम हीट इंट्रैक्शन फॉर वेरियस प्रोसेस भी निकालना सीखेंगे। उससे पहले हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हमको चीज़ें पता होनी चाहिए। सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा सब कुछ और मज़ा आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी सब लोग बता दो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वाकई में अगर मज़ा आ रहा है तो थम्स अप करके बता दो कि कितने लोगों को मज़ा आ रहा है, कितने लोगों को नहीं मज़ा आ रहा है। क्लियर है ना? देखते तो बहुत लोग हैं, लाइक कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, बस थोड़ा सा प्रेस करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। क्लियर है ना? बाकी का जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करो, ताकि आपको भी मज़ा मिल सके। समझ आ रही ना? क्योंकि बेसिक से चीज़ें नहीं सीखोगे तब तक कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। बेसिक हर चीज़ का आना चाहिए। जिसको चीज़ें आती हैं, जो खाली एक दो लेक्चर ही देखना चाहते हैं, उनकी बात अलग है। जिनको सब कुछ आता है उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो स्टार्टिंग से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, या फिर जिनको बहुत डाउट रहा है पीछे कंसेप्ट्स में, वो स्टार्टिंग से एक बार देख ले। 45-40 घंटे का लेक्चर होगा टोटल। 40 घंटे में थर्मोडायनामिक्स हमारी ख़त्म हो जाएगी, 35 से 40 घंटे में। उसमें आप लोगों को इतना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर बेसिक थर्मोडायनामिक्स जिसका क्लियर नहीं हुआ, याद रखना 40 घंटे अगर जिसने लेक्चर नहीं लगाए, आने वाले पावर प्लांट में, आने वाले आईसी इंजन में, आने वाले आरएसी जैसे सब्जेक्ट में आपको हमेशा प्रॉब्लम दिखेगी। याद रखना। जैसे जो लोग सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स होते हैं सब्जेक्ट, वहाँ पे कंप्रेसर के बारे में पढ़ना होता है, पावर प्लांट के बारे में पढ़ना होता है, और वहाँ वेपर साइकिल आती हैं, गैस साइकिल आती हैं। उनमें प्रॉब्लम दिखती है। क्यों? वो जो साइकिल्स हैं हमको समझ तभी आती है जब हमको बेसिक कंसेप्ट आते हो। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने उसके बारे में बात कर लेता हूँ, कंट्रीब्यूशन के बारे में एक बार ध्यान दिला देते हैं। लोग भूल जाते हैं, बीच बीच में बोलते हैं सर हम पढ़ने में इतना लीन हो गए थे, हम तो कर रहे थे लेकिन भूल गए, पढ़ते पढ़ते दिमाग से निकल गई चीज़ें। इसीलिए भूल ना जाओ, इसीलिए हम पहले भी स्टार्टिंग में 10 सेकंड याद दिलाता हूँ, बाद में भी 10 सेकंड याद दिलाता हूँ। तो जो भी लोग कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, जिनको मज़ा आ रहा है, वाकई में पढ़ना अच्छा लग रहा है, और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हम इजीली स्मूथली वे में मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ों को कंप्लीट करा दूंगा। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है, हम चीज़ें प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और फॉर्मुलेट भी नहीं कर पा रहे। क्लियर है ना? तो थोड़ा मेरा सपोर्ट करो, मैं अपनी मेहनत से आपके लिए सारा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। मैं इतना गर्मी में अभी क्या टाइम हो रहा है? आप तो लोग सुबह सुबह देखते हो ना, बढ़िया फर्स्ट क्लास माइंड फ्रेश रहता है। मैं दिन में भी रिकॉर्ड करता हूँ, जो बिल्कुल गर्मी होती है उसमें ना कूलर चलाते हैं, ना कुछ भी नहीं चला सकते, ताकि साउंड आता है। क्लियर है ना? तो साउंड को भी क्लियर रखना है वीडियो में, अदरवाइज लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, सर साउंड अच्छा नहीं आ रहा, तुरंत बोलने लग जाते हैं। समझ आ रही ना? तो इसीलिए चीज़ों को समझो और कंट्रीब्यूट जो कर सकता है वो करे। ठीक है? आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरा फेसबुक लिंक पे मुझसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो ग्रुप बना है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो। कोई भी अगर किसी को इन्फॉर्मेशन आती है वो शेयर कर सकता है, और डाउट भी वहाँ पे पूछ सकते हो एक दूसरे से। क्लियर है ना? कोई भी डाउट नहीं बता रहा होगा तो मैं देख के मैं उसको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, आज इसको देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इधर समझना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। हमारा टॉपिक है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, बहुत बढ़िया। क्लियर है? ठीक है। इसका दूसरा नाम है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत बढ़िया। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये तो सबने सुना होगा, जिसने नहीं सुना है आज सुन लो। एक कहानी सी होती थी, एक कविता सी होती थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है। एक कविता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बोलो सर क्या बोल दिया? यही है कि मतलब एनर्जी ना तो कभी क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, ना कभी अपने आप प्रोड्यूस हो सकती है, बट हाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स एनर्जी हमेशा कंजर्व होगी, कंजर्व क्वांटिटी है। क्लियर है ना? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है इतना? और इसी का दूसरा नाम है जूल्स लॉ।
जूल ने इसको क्या किया था, प्रूफ किया था, इसीलिए इसको बोल दिया जूल्स लॉ। जूल्स लॉ भी बोल देता है कई बार, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल देता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो है ही है, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने देख लिया था। अब पहले तो देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता क्या है। इधर देखना, अगर मैं बात करता हूँ फॉर अ क्लोज सिस्टम, याद रखना जब भी मैं थर्मोडायनामिक्स में एक एक टर्म, एक एक अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी लिखा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ क्लोज सिस्टम की बात हो रही है। फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, किसी साइकिल के दौरान, अंडरगोइंग अ साइकिल, नेट हीट ट्रांसफर जो होगा, नेट हीट ट्रांसफर will be equal to net work transfer, नेट वर्क ट्रांसफर। कहने का मतलब हम यहाँ पर पूरे थर्मोडायनामिक्स में हीट को वर्क में, वर्क को हीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थर्मल का मतलब था हीट और डायनामिक्स का मतलब था फोर्स, हमने बोला था। और फोर्स की वजह से वर्क आता है और वर्क की वजह से पावर आती है। वाह, समझ आ रही ना बात। इसका मतलब यहाँ पे दो जो वर्ड आ रहे थे वो रिलेटेड थे, एक हीट से रिलेटेड था, एक वर्क से रिलेटेड था। इसीलिए पूरे सब्जेक्ट में हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क चलता रहता है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमने बोला कि अगर मैं किसी भी साइकिल के दौरान क्लोज सिस्टम में चेक करना चाहता हूँ, नेट हीट ट्रांसफर जो हो किसके बराबर हो, नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर हो, उसी को हम बोले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो, अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहता हूँ, मैथमेटिकली देखते रहना, मजा आने वाला है। मैथमेटिकली कि हम साइकिल की बात कर रहे थे, इसको साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एनी साइकिल नेट हीट ट्रांसफर डेल क्यू, ये क्या नेट हीट ट्रांसफर हमने बोल दिया, डेल क्यू नेट इक्वल टू फॉर द साइकिल डेल डब्ल्यू वर्क नेट, ये होगा। और इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, इधर देखना, यही है, कुछ नहीं है कि साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, नेट हीट ट्रांसफर बता दो उसमें। मतलब कहने का हीट ट्रांसफर का मतलब ये हुआ, या तो हीट सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में जा रही होगी या सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही होगी, कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा होगा। तो हमें नेट बता दो। अगर सिस्टम से बाहर जा रही है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, वो भी कंसिडर करें, क्लियर है ना। और सिस्टम के अंदर आ रही है तो उसको पॉजिटिव। वर्क कितना हो रहा है, ये सब कुछ क्या होगा, बराबर होगा। बहुत अच्छे। मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, इधर देखना, एक एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूँ क्या है इसका मतलब नेट हीट ट्रांसफर और नेटवर्क ट्रांसफर का। क्लियर है, इसको मिटा दूँ, एक एग्जांपल ले रहे हैं, इधर समझना। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल क्या, एग्जांपल कि मैंने कोई एक हीट इंजन लिया। हीट इंजन क्या होता है अभी पढ़ेंगे, कि एक टी हायर टेम्परेचर से कुछ हीट आ रही थी, मान लो 100 किलो जूल, ठीक है। और यहाँ पे हीट इंजन लगा दिया। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू वर्क, ठीक है। और जो डिवाइस होती है ये साइक्लिक डिवाइस होती है। हीट इंजन क्या है, साइक्लिक डिवाइस है, मतलब साइकिल में काम करता है। हीट इंजन कोई ना कोई साइकिल परफॉर्म हो रही होगी। हीट इंजन क्या है, साइक्लिक डिवाइस है, सबसे पहली चीज़, ठीक है, साइक्लिक डिवाइस। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। और यहाँ से कुछ हमको वर्क मिल गया, वर्क मिला होगा, हमने बोल दिया जो वर्क है वो कितना है, 40 किलो जूल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ हीट रिजेक्ट हुई होगी, ठीक है, हमने बोल दिया हीट कितनी रिजेक्ट हुई है, 60 किलो जूल रिजेक्ट हुई है। और यहाँ पर हमने बोल दिया क्या है, TL। बहुत बढ़िया। बोलो सर ऐसे आपने क्यों लिया है, अभी समझना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से समझेंगे चीज़ों को। ये हीट इंजन है, ये एक साइकिल परफॉर्म कर रहा होगा, इसमें प्रोसेस चल रही होगी, साइक्लिक प्रोसेस। उस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जब हीट कुछ आ रही थी, ये हीट एनर्जी आ रही थी, कुछ हीट सप्लाइड हो रही थी, क्यू सप्लाइड बोल दूँ, कुछ रिजेक्ट हुई, क्यू रिजेक्टेड बोल दूँ, और ये वर्क था, ये मिला हमको। बहुत अच्छे कि जब मैं साइक्लिक परफॉर्म कर रहा हूँ फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, नेट हीट ट्रांसफर मैं बोलूँगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैं ये बोल सकता हूँ कि नेट हीट ट्रांसफर बता दो, डेल क्यू इक्वल टू क्या होगा, डेल डब्ल्यू के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये साइकिल है, साइकिल में अगर हीट ऐड हो रही है, मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव है, हीट ऐड को मान रहे हैं लेट, अभी मान रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। लेट हीट एडेड, क्यू एडेड को हम मान रहे हैं क्या है, पॉजिटिव। हीट एडेड क्या है, पॉजिटिव, तो रिजेक्टेड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। तो मैं नेट हीट निकालना चाहता हूँ तो 100 पॉजिटिव आ गई, रिजेक्ट हुई है तो नेगेटिव माइनस के 60 कर दिया। बहुत बढ़िया।
इक्वल टू, क्या ये जो वर्क है 40 है, बहुत अच्छे, तो 40 इक्वल टू 40 आ गया। हम तुरंत बोल देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाइड है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। क्यों कि अगर मैंने 100 किलो जूल एनर्जी सप्लाई की, इधर देखना 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट सप्लाई कर रहा हूँ इस हीट इंजन में, तो मुझे 40 किलो जूल तो वर्क मिल गया, बाकी गया कहाँ, वेस्टेज में गया होगा, वही रिजेक्शन हुआ है, तो बाकी बचा कितना, 100 में से 40 घटा तो 60 बचा। इसका मतलब चाहे इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलो, चाहे इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलो, दोनों चीज़ें क्या है, बिल्कुल सेम है। लेकिन स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है, क्या मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे डिस्क्राइब किया है, फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग अ साइकिल नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू क्या होगा, नेट वर्क ट्रांसफर होगा। बहुत बढ़िया सर, मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं एनर्जी जो है कंजर्व होगी, जितनी हमने सप्लाई की है वो कहीं ना कहीं यूज हो रही होगी, या तो उससे वर्क मिल रहा होगा, या वो रिजेक्ट हो रही होगी, या फिर लॉसेज में गई होगी। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, मजा आने वाला है, इधर देखते रहना। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको समझ आ गया सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेज बता दो क्या है। अब इसके हम कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे कि इसके इफेक्ट हमको क्या क्या दिखाई देते हैं, कि इससे हमको क्या क्या मिलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको क्या क्या मिला वो चेक कर रहे हैं हम। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज हैं और बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत शानदार। इधर देखते रहे ना, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत शानदार। टीडी का मतलब थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही बताता है, क्या बताता है कि हीट जो है इज़ अ पाथ फंक्शन, मतलब हीट जो है पाथ पे डिपेंड करेगा, ये बताता है, अभी प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर जो भी चीज़ पाथ पे डिपेंड कर रही है वो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम तो है नहीं, इसका मतलब हीट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होने के लिए पॉइंट फंक्शन होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, हीट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, हीट इज़ डिपेंडेंट ऑन पाथ, ठीक है। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं, क्या हीट अगर पॉइंट फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, इसका मतलब हीट इज़ ऑल्सो अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसीलिए मैंने डी की जगह डेल लिखा था लास्ट लेक्चर में, याद आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, मजा आ गया। लो अब पहला कॉन्सिक्वेंस को प्रूव भी करेंगे कि हम बोल रहे हैं हीट इज़ अ पाथ फंक्शन, कैसे होता है वो भी देख रहे हैं। हीट इज़ अ पाथ फंक्शन, आपने सर बोल दिया, हमने मान तो लिया, बट एक बार बता तो दो कैसे हुआ, लो बता दे, बिल्कुल बता रहे, इधर देखते रहना। मैंने बोला कि मैं एक साइकिल ड्रॉ करना चाहता हूँ, लोग एक साइकिल बना रहा हूँ, देखते रहना, कोई भी प्रॉपर्टी डायग्राम, कोई प्रॉपर्टी डायग्राम ले लो, कोई मतलब नहीं, क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ से गया, इस 1 पॉइंट से 2 पॉइंट जाना चाहता हूँ और फिर वापस आना चाहता हूँ, तभी तो साइकिल बनेगी, ठीक है। मैं इस प्रोसेस से गया, ए प्रोसेस से गया, ठीक है, वापस जो आया मैं बी प्रोसेस से आ गया, बहुत बढ़िया। क्या इतना क्लियर है, इसका मतलब एक साइकिल बन गई, क्या इतना क्लियर है। और अगर ये साइकिल है और ये क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, तो हम जानते हैं फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग अ साइकिल नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू क्या होगा, नेट वर्क ट्रांसफर होगा। बहुत बढ़िया। क्या मैं लिख दूं कि इस प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस है, ये ए वाली, मैं लिख सकता हूं जो डेल क्यू होगा इस प्रोसेस में क्या 1A2 होगा। बहुत बढ़िया। कुछ हीट ट्रांसफर होगा जरूर, हीट ट्रांसफर, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर होगा। बहुत बढ़िया। डेल क्यू मैं लिख सकता हूँ 2B1। जब मैं 1A2 पास प्रोसेस से गया तब इतना हीट ट्रांसफ़र हो रहा था, जब मैं 2B1 प्रोसेस से गया जब इतना हीट ट्रांसफ़र हो रहा था। ये टोटल हीट ट्रांसफ़र हमें पता चल गया, नेट हीट ट्रांसफ़र इन अ साइकिल। ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, नेट वर्क ट्रांसफ़र के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो नेट वर्क ट्रांसफ़र क्या होगा सर, डेल W बता दो किसका, 1A2 का, प्लस डेल W बता दो किसका, 2B1 का। इतना क्लियर सबको, 2B1। बहुत अच्छे। क्या समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला सर ये तो मुझे समझ आ गया, ठीक है। अगर मुझे पाथ चेक करना है तो मैं इस पाथ से तो जा रहा हूँ, ठीक है, मैं दूसरे पाथ से आना चाहता हूँ, रिवर्स जो आऊँगा मैं दूसरे पाथ से आना चाहता हूँ, मैं बी से नहीं आना चाहता, मैं आया अब सी पाथ से, डिफरेंट पाथ से आया। सेम इनिशियल एंड फाइनल, सेम पॉइंट क्या है, सेम है, 1 और 2 पॉइंट क्या है, सेम, जहाँ तक गया जहाँ पर वापस आए वो पॉइंट सेम है, लेकिन पाथ हमने चेंज कर दिया। अब मैं इस साइकिल की बात कर रहा हूँ। पहले साइकिल कौन सी थी, साइकिल कौन सी थी, 1A2B1, इस साइकिल की बात हो रही थी, तब ये लिख दिया हमने। देखो 1A2B1 इस साइकिल की बात कर रहा था, ब्लू वाले की। अब मैं बात कर रहा हूँ साइकिल, कौन सी साइकिल कि 1 से स्टार्ट किया
ए से गया, 2 से गया, इस प्रोसेस से गया, वापस सी से आया, सी से 1 तक आया। अब इस साइकिल में मैं लिखूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नेट हीट ट्रांसफर जो होगा दोनों प्रोसेस में इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा, डेल क्यू 1A2 प्लस डेल क्यू ऑफ क्या 2B1 जो होगा वो डेल डब्ल्यू ऑफ 1A2 प्लस डेल डब्ल्यू ऑफ क्या होगा 2C1। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहना। क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सॉल्व करके बताऊं? क्या बताऊं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करो, लो कर दो, यहीं पे कर दूं सीधा सॉल्व, लो ठीक है, दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या मैं यहाँ साइन माइनस ले लूँ, यहाँ माइनस ले लूँ, यहाँ पे माइनस ले लूँ, यहाँ पे माइनस ले लूँ, ऐसे ही करते हैं ना सॉल्व, ठीक है। क्या मैं इससे से चीर दूँ? सेम है, कॉमन है, चीर दो। यहाँ पे क्या है 2C था ना, C ले लेना, दिमाग से करना है क्योंकि C पाथ से आ रहे हैं ना वापस, ये जो 1A2C चल रहा है ना, तो इसको तो ये तो कॉमन है, इसको चीर दो, इसमें से या जीरो। क्या मैं लिख सकता हूँ डेल क्यू ऑफ 2B1 माइनस के डेल क्यू ऑफ 2C1 इक्वल टू, क्या इसमें से घटाएंगे तो ये इससे चीर दो, प्लस माइनस कैंसिल आउट, इसमें से घटाएंगे तो ये आ गया डेल डब्ल्यू ऑफ 2B1 माइनस के डेल डब्ल्यू ऑफ 2C1। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूं कि क्यू क्यू वाले टर्म इधर है और डब्ल्यू डब्ल्यू वाले टर्म इधर है। इस इक्वेशन को हम अभी के लिए ए मान लेते हैं, बहुत अच्छे, इधर देखते रहना। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो है वर्क बी पाथ के लिए ये है और सी पाथ के लिए ये है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको बात करता पीवी डायग्राम में, किस में? पीवी डायग्राम में, बहुत अच्छे, लो पीवी डायग्राम में बात कर रहे हैं। क्या मैं बोल सकता हूं कि पीवी डायग्राम में इस बी के प्रोसेस के नीचे का जो भी एरिया होगा वर्क बता रहा होगा, लो बता रहा होगा कि नहीं बता रहा होगा? बिल्कुल बता रहा होगा। तो बी का जो एरिया होगा, क्या दिखाई दे रहा है सबको? इधर देखना, एरिया ऑफ इस प्रोसेस का 1B2 या 2B1 का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल डब्ल्यू ऑफ 2B1। सब जानते हैं, ये हमने पढ़ रखे हैं कि एरिया ऑफ 2B1 इक्वल टू वर्क डन ऑफ 2B1 के बराबर है, 2B1 इस प्रोसेस के बराबर है, ठीक है। जो भी एरिया इसके नीचे होगा वो इसका वर्क दिखा रहा होगा। क्या मैं लिख सकता हूँ C1 की बात करूँ, एरिया ऑफ 2C1, ये क्या होगा? वर्क ऑफ इस प्रोसेस का 2C1 का। क्या मुझे कोई बता सकता है कि सी वाला एरिया नीचे तक ज़्यादा है या बी वाला एरिया नीचे तक ज़्यादा है? सी वाला ज़्यादा है, अंदाज़ बता देगा। मैं तुरंत बोल दूंगा कि एरिया ऑफ C1 ज़्यादा है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा डेल डब्ल्यू ऑफ 2C1 इज़ ग्रेटर देन डेल डब्ल्यू ऑफ क्या 2B1। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू जब बराबर नहीं है तो अगर इसका मतलब ये एक दूसरे से क्या अलग है, तो कुछ ना कुछ हमको रिजल्ट मिल रहा होगा। और वे क्या मैं बोल दूं, वो जो रिजल्ट होगा कुछ ना कुछ क्वांटिटी आ रही होगी, उसको मैं उस क्वांटिटी को बोल देता हूँ कुछ ना कुछ वाई क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। ये वाई क्वांटिटी हमको इतना अमाउंट ऑफ वर्क मिल गया नेट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेल क्यू ऑफ, क्या लिख सकता हूँ? डेल क्यू ऑफ, या इस इक्वेशन से ही 2B1 माइनस के डेल क्यू ऑफ 2C1 इक्वल टू क्या आ गया? वाई के बराबर आ गया। बहुत अच्छे। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे देखते रहना, यहाँ लिख रहे हैं हम, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि चीज़ें बहुत मज़ेदार लगेंगी, एक साथ दिखाई देंगी तो, ठीक है। अभी बीच बीच में मिट जाती है, इसीलिए बहुत लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, क्लियर है ना? तो थोड़ा सा क्या करो, सपोर्ट करो ताकि मज़ा आ जाए। मज़ा तो वैसे ही आ रहा है और मज़ा लेना है तो सपोर्ट करो, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ कि हीट ट्रांसफ़र ऑफ किस प्रोसेस का? 2B1 का इक्वल टू मैं लिख दूँ डेल क्यू ऑफ 2C1 प्लस वाई। बहुत अच्छे। क्या ये हम बोल सकते हैं कि 2 से 1 तक जब मैं आ रहा था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम थे? पॉइंट्स क्या है? सेम है, बट पाथ अलग अलग हैं, बी और सी क्या है? अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो मैं यहाँ से ये बोल दूंगा कि दोनों पाथ का हीट ट्रांसफ़र अलग अलग आ रहा है। क्यों? बराबर तो तब होता जब वाई क्वांटिटी 0 हो जाती। इसका मतलब ये हुआ डेल क्यू 2B1 इज इक्वल टू क्या आ गया? इसके टाइम्स इतना आ गया। इसका मतलब हम तुरंत बोल रहे हैं यहाँ से हीट जो है पाथ पे डिपेंड कर रही है। हीट इज डिपेंड ऑन पाथ। क्लियर है? हीट इज डिपेंड ऑन पाथ, देयरफॉर हीट इज अ पाथ फंक्शन। यहीं पे लिख लेना, हीट इज अ क्या है? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन hence not the property of the system, hence not the
प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। एक चीज तो क्लियर हो गई कि हीट क्या है, पाथ फंक्शन है, तो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम तो है नहीं। बहुत अच्छे, क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर नोट करके कोई लिखना चाहता है तो नोट करके भी लिख लो। इसको मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दो। इस वाले पोर्शन को मैं मिटा रहा हूँ, नीचे वाले को नोट करके लिख दो। सिंस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम बट पाथ आर डिफरेंट, लिखना चाहते हो तो लिख लो नोट करके। सिंस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट for process B and C are same, but the value of heat is different. The value of heat for process B and C are different, then we can say heat depends on path, और हम ये भी बोल देता कई बार, और पास्ट हिस्ट्री कि कहाँ से आ रही है प्रोसेस, उस पर डिपेंड कर रहा है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए हमने बोल दिया हीट इज अ पाथ फंक्शन एंड हेंस नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इधर देखते रहना, इसको मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दो। लो, इस डायग्राम को मिटा रहे हैं। डायग्राम सबने बना रखा हुआ, अगर यूज आएगा तो मैं वहीं पर रिलेट करूँगा दोबारा से। क्लियर है ना? टाइम कंज्यूमिंग हमारा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी सपोर्ट करो ताकि मैं चीज़ों को जल्दी से जल्दी क्या करूँ और बेहतर बनाऊँ। लॉकडाउन अभी खुल चुका है तो हम चीज़ों को मैनेज भी जल्दी कर पाएंगे। क्लियर है ना? अगर लॉकडाउन गलती से दोबारा लग गया तो सपोर्ट करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी क्या कर दो, सपोर्ट कर दो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट कर दूं, और हम साथ ही साथ क्वेश्चन भी करते रहें। देखो इतने लेक्चर हो गए अभी तक, 6-7 लेक्चर हो गए, 8-9 लेक्चर हो गए होंगे शायद, आई थिंक थर्मोडायनामिक्स के 8-9 लेक्चर के बाद भी क्वेश्चन एक भी डिस्कस नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर मैं किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ तो वो क्वेश्चन लिखना पड़ता है हमको। मैं पहले से क्या करूँगा, पीडीएफ की फॉर्मेट बना के रखूँगा, क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। सॉल्यूशन से मतलब है ना हमको, क्वेश्चन तो हमारे पास है, आपके पास भी मिल जाएगा, वहाँ से देख लेते। क्लियर है ना? ठीक है, ये आ गया। अब मैं इस इक्वेशन को उठा रहा हूँ, यहाँ तक सबको क्लियर है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने देख लिया, हीट इज अ पाथ फंक्शन। अब दूसरा कॉन्सिक्वेंस देखना है हमको। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है, इधर देखते रहना। दूसरा कॉन्सिक्वेंस, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से प्रूफ हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इधर देखते रहना, इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। बहुत बढ़िया। कैसे प्रूफ किया है? यहाँ से मैं उठा रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन ए, मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये इक्वेशन क्या है? डेल क्यू ऑफ 2v1 माइनस के डेल क्यू ऑफ क्या है 2c1 इक्वल टू डेल डब्ल्यू ऑफ 2v1 माइनस के डेल डब्ल्यू ऑफ 2c1। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इस सब को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हमने क्या देख लिया, रिजल्ट देख लिया, जो हमारे लिए यूजफुल था वो हमने पिकअप कर लिया। अब इसको क्या कर दो, मिटा दो। ये हमने फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस देख लिया था, हीट इज अ पाथ फंक्शन। बहुत बढ़िया, इधर देखते रहो। दूसरा कॉन्सिक्वेंस देखना है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर मैं बोलना चाहता हूँ, ये इक्वेशन कहाँ से आई? फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आई है, सब जानते हैं कि अगर मैं बी वाले टर्म को एक साथ ले आऊँ, बी वाले टर्म को एक साथ, तो मैं लिख सकता हूँ डेल क्यू ऑफ किसका 2b1 का माइनस डेल डब्ल्यू ऑफ 2b1, बहुत अच्छे, इक्वल टू डेल क्यू ऑफ 2c1 माइनस डेल डब्ल्यू ऑफ 2c1। ऐसे लिख सकते हैं। मतलब मैं सी वाले टर्म को एक साथ ले आया, बी वाले टर्म को एक साथ। क्या मैं लिख सकता हूँ 2b1 कॉमन है तो मैं इसको कॉमन को निकाल लूँ बाहर, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू 2b1। हमेशा याद रखना, मैं बार बार डेल लगा रहा हूँ क्यू और डब्ल्यू के सामने। क्यों? ये दोनों इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसीलिए मैं डेल लगा रहा हूँ। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होता, तो मैं डी लगाता और एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऐसे कंप्लीट डी लिखता। क्लियर है? डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ डेल क्यू माइनस के डेल डब्ल्यू ऑफ किसका 2c1। बहुत अच्छे। क्या फील नहीं हो रहा
क्या फील नहीं हो रहा, इधर देखना, फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस डायग्राम को फिर से मैं जल्दी से बना रहा हूँ, इधर देखना, ये पीवी डायग्राम था, कुछ पीवी डायग्राम बनाया था हमने बोला था 1 से कहाँ गए, 2 गए, 1 से 2 गए, ए से गए थे पहले, तो चले गए 1 से 2, फिर हम आ गए थे बी से वापस, बी प्रोसेस से आ गए थे 2 से 1, उसके बाद हमने बोला था एक सी प्रोसेस और हम दूसरे पाथ से आ रही थी, इसको बोल लेते सी। इधर देखते रहना, मैं बात कर रहा हूँ 2B1 प्रोसेस की। 2B1 प्रोसेस ये है, 2B1 और 2C1 दो अलग अलग प्रोसेस लिए, दोनों का अलग अलग पाथ है, ठीक है, बट दोनों के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या है, सेम है, बहुत अच्छी। मैं क्या फील कर रहा हूँ कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, यहाँ पे भी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, दोनों इक्वल क्वांटिटी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मैं तुरंत बोल सकता हूँ कि सर डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज एनी क्वांटिटी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगा फॉर प्रोसेस बी के लिए, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगा फॉर प्रोसेस सी के लिए। इसका मतलब ये क्वांटिटी दोनों पाथ के लिए क्या आ रही है, सेम आ रही है। देखो पाथ्स आर डिफरेंट बट द क्वांटिटी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों किसी न किसी एक प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पॉइंट फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही। पाथ पे डिपेंड करती तो वैल्यू अलग अलग आती, ये दोनों इक्वल टर्म नहीं होते। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। मैं लिख दूंगा हेंस 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 क्या, फॉर प्रोसेस फॉर पाथ बी एंड सी, for path B and C, initial and final points are same, initial and final points are same, but path are different, and the term del q minus del w for both the paths are same, hence the term del q minus del w is depend on points, इधर देखते रहो। Hence we can say depends on point, अब इसको ऊपर लिख रहे हैं। Hence we can say the term del q minus del w represent the property of the system, इधर देखते रहो, represent the property of the system and it is named as internal energy of the system। अब ये चेंज हो रहा है, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू मीन्स कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ बोल देंगे hence it is named as change in internal energy of the system, change in internal energy of the system, that is DE, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। अब हमने कंप्लीट DE लिया है, इंटरनल एनर्जी को मैं E बोल रहा हूँ, मीन्स चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम DE। क्या इतना क्लियर? देयरफॉर मजा आ रहा है, इधर देखते रहना, ये जो लैंग्वेज है इसे लिख लेना, सबको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें। देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर DE इक्वल टू क्या मैं डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू लिख दूँ? बिल्कुल लिख दूँ। क्या मैं इसको टर्म को इधर ले आऊँ तो मैं लिख सकता हूँ डेल क्यू इज इक्वल टू DE प्लस डेल डब्ल्यू। बहुत अच्छे। और ये जो है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या है? फर्स्ट लॉ से आया ना, इसको हम ये भी बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज सिस्टम फॉर बोथ प्रोसेस एंड साइकल्स। मतलब ये जो लॉ है इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लोज सिस्टम के लिए और साइकिल के लिए और प्रोसेस के लिए, दोनों के लिए क्या है? अलग अलग
हम यूज कर सकते हैं, साइकिल के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रोसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने देखा कि ये जो टर्म था डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू दोनों पाथ के लिए सेम आ रहा था, और तब जबकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, मीन्स पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है ओनली, पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्या इतना क्लियर है? मीन्स पॉइंट हमें पता होना चाहिए, पाथ जो मर्जी कोई सा भी हो, पॉइंट अगर हमें पता है, पाथ चेंज करने पे पाथ के साथ डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट के साथ चेंज कर रहा है, और पॉइंट के साथ डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये जो चेंज आया डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ये चेंज इन एनी प्रॉपर्टी बता रहा होगा, और चेंज इन एनी प्रॉपर्टी उसी को इंटरनल एनर्जी बोला। अब सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये आता है कि सर आपने इसको इंटरनल एनर्जी क्यों बोला, कुछ और क्यों नहीं बोला? इधर देखना, फील करना, क्या मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ हीट सप्लाई कर रहा था, डेल क्यू हीट हम दे रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा वर्क में चला गया, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, इधर देखना, ठीक, उसका कुछ हिस्सा वर्क में चला गया, बाकी की एनर्जी गई कहाँ? टोटल एनर्जी तो कन्वर्ट करेगा नहीं, ये आगे भी डिस्कस करेंगे। बाकी की एनर्जी उसने कुछ ना कुछ स्टोर की होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर देता है, इसीलिए हम इस टर्म को बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुई होगी। फिर भी अगर इंटरनल एनर्जी में नहीं गया तो कुछ ना कुछ वेस्टेज में गया होगा। लेकिन अगर मैं हीट करूँगा किसी भी सब्सटेंस को या फिर किसी प्रोसेस के दौरान, ये प्रोसेस अगर हो रही है तो किसी न किसी मास के थ्रू हो रही होगी ना, मास भी ट्रैवल कर रहा होगा, खाली थोड़ी प्रोसेस हो जाएगी। क्लियर है ना? तो उस दौरान हम कुछ ना कुछ हीट ऐड कर रहे होंगे या रिजेक्ट कर रहे होंगे, या तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी। मीन्स हम बोल देंगे ये जो टर्म है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता रहा होगा, और ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है इसको समझना है बहुत अच्छे से। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। अब हमको यहाँ इंटरनल एनर्जी समझना है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे प्रोसेस के लिए लगाओ चाहे साइकिल के लिए। कैसे? अगर मैं प्रोसेस की बात करूंगा तो मैं तुरंत बोल दूंगा E2 माइनस E1 हो रहा होगा, प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर बताओ और प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर बताओ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ फॉर प्रोसेस, मैं मिटा दूँ क्या इसको? बिल्कुल मिटा दूँ। अगर इसको इंडिविजुअली अगर हम लिखना चाहते हैं, प्रोसेस के लिए अलग और साइकिल के लिए अलग, तो इधर देख लो। अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि एक प्रोसेस के लिए, फॉर प्रोसेस, इस वाले रिजल्ट को फॉर प्रोसेस के लिए लिखना चाहते हैं, फॉर प्रोसेस, तो हम तुरंत बोल देंगे कि प्रोसेस का हीट ट्रांसफर बताओ, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये क्या पाथ पर डिपेंड करता है 1 से 2। बहुत बढ़िया, प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं। इक्वल टू, ये पॉइंट फंक्शन है प्रोसेस के लिए, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं E2 माइनस E1 होगा, बहुत बच्चे, डेल्टा ई। और वर्क हम जानते हैं PdV वर्क जो होता है डेल डब्ल्यू, प्रोसेस के लिए 1 से 2। क्लोज सिस्टम की बात कर रहा है तो क्लोज सिस्टम में मैं डेल डब्ल्यू को PdV वर्क से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ P इंटू DV वर्क फॉर क्लोज सिस्टम 1 से 2। इसका मतलब ये हुआ, मैं अगर इस इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को ऐसे लिखना चाहता हूँ, डेल क्यू इक्वल टू DE प्लस PdV, दोनों चीज़ क्या है? सेम है। बहुत अच्छा, क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये PdV लिख दिया तो ये क्या हो गया? क्लोज सिस्टम की बात हो रही थी, क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ क्या है? सेम। दूसरा इधर देखना, साइकिल की बात करेगा, साइकिल, फॉर साइकिल, फॉर साइकिल, और फॉर साइकिल के लिए हम जानते हैं नेट हीट ट्रांसफर ऑफ साइकिल इक्वल टू क्या आना चाहिए? नेट हीट ट्रांसफर ऑफ वर्क आना चाहिए। यही पढ़ा था अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। अगर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, तो क्या ये जो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, इधर देखना, अगर मैं बात करता हूँ फॉर साइकिल, साइकिल इधर देखना, ये कोई हमने साइकिल बना ली, देखते रहो, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। यहाँ से गया मैं इस प्रोसेस से A से 1 से लेकर 2 तक, और यहाँ से आया कहाँ से? B से। बहुत अच्छे। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये साइकिल है तो साइकिल के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। साइकिल की बात कर रहे हैं, अगर ये साइकिल है तो साइकिल के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या होंगे? सेम होंगे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए तो चेंज इन प्रॉपर्टी जो होती है, हम अगर लिखना चाहते हैं ई डेल्टा ई इक्वल टू क्या लिखते हैं? E1 माइनस E2 लिखते हैं, या फिर E2 माइनस E1। किसके लिए? फॉर साइकिल। साइकिल की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस मत बोल देना यार, फॉर साइकिल। लो इसको मिटाई दो, साइकिल की बात कर रहे हो तो ऐसे ऐसे बनाओ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये हमारी कोई साइकिल है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया 1 और यही पॉइंट घूम के आ गया 1 2। बहुत बढ़िया है, क्लियर है। अब मत घूम देना, इधर देखो, ये साइकिल है हमारी, ऐसे गई, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो अब मैं तुरंत लिख दूंगा, तो क्या E2 इक्वल टू क्या E1 है? फॉर साइकिल E2 इक्वल टू क्या है? E1। इसका मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर एनी साइकिल क्या होता है? 0 होता है, 100% 0 होगा। मीन्स हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर एनी साइकिल इक्वल टू क्या है? 0 है। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टी
इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। नोट करके लिख लेना, यहाँ से नोट करके लिखना। नोट क्या आया है कि साइक्लिक इंटीग्रल, ये यूज आएंगे टर्म्स बार बार जो मैं बता रहा हूँ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो क्या हो, टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे इंटरनल एनर्जी हो, चाहे इंथैल्पी हो, कुछ भी हो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज क्या होता है, 0 होता है, जैसा कि हमने देख लिया है। बहुत अच्छे। तो अगर मैं फॉर साइकिल के लिए इसको मिटा रहा हूँ, सबको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आ गया, मज़ा आ रहा है, ठीक है। देखते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जुड़े रहो हमारे साथ, ठीक है। कि सर मैं फॉर साइकिल के लिए ये प्रूफ होना चाहिए था। साइकिल के लिए हम ये जानते हैं, ये सब ने लिख लिया हुआ कि साइकिल के लिए सर ये होता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फॉर साइकिल के लिए ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही तो था, हमने पढ़ा था साइकिलिक के लिए। अगर मैं यहाँ से प्रूव करना चाहता हूँ तो मैं साइकिलिक लिखूंगा, साइकिलिक ऑफ डेल क्यू लिख दूँ यहाँ, इक्वल टू साइकिलिक ऑफ डेल ई हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, प्लस साइकिलिक ऑफ डेल डब्ल्यू हो जाएगा। बहुत अच्छे। और हम जानते हैं साइकिलिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टी क्या होता है, 0 होता है। इसको 0 कर दो। क्या यहाँ से टर्म जो आ रहा है साइकिलिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इक्वल टू साइकिलिक इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया, डेल डब्ल्यू आ गया। और क्या हमने यही लिखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दोनों चीज़ क्या है, सेम है। तो इसीलिए मैंने बोला चाहे इसको प्रोसेस के लिए यूज करो, फॉर प्रोसेस एंड साइकिल बोथ, दोनों के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, साइकिल बोथ। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हमने ये तो रिजल्ट देख लिया, 2 कॉन्सिक्वेंस देख लिए। अब हमको ये देखना है, इधर देखते रहना कि सर ये इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दूं। इंटरनल एनर्जी को अभी यहीं पे देख लेते हैं। ये इंटरनल एनर्जी है क्या चीज़, किस किस का कॉम्बिनेशन है, किस किस का नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो 2 फॉर्म से मिलकर बनती है। एक को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, एक होती है मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। इधर देखना, इंटरनल एनर्जी की जब मैं बात करूंगा, इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की, किसी भी सिस्टम की, उसकी बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी, तो क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनर्जी और क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। बहुत शानदार कंसेप्ट, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी मीन्स इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक मतलब सिंगल मॉलिक्यूल को लेके हम बात कर रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर चीज़ों की बात कर रहे होंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर। मैक्रो का मतलब कंबाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स जब मूव कर रहा होगा या फिर कंबाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कुछ इफेक्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है। इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक को, इसको बोल देते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी। इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी, इधर देखते रहना, इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी। बहुत अच्छे। इंटरनल एनर्जी बोल दो इसे, इंटरनल एनर्जी, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरनल एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स के साथ देख रहे हो। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स एक साथ कुछ ना कुछ इफेक्ट दे रहे होंगे। तो यहाँ से जो आती है वो क्या आती है कि मॉलिक्यूल्स तो हैं उस मास के, तो यहाँ से 2 एनर्जी दिखाई देती है हमको, एक तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस दूसरी होती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत अच्छी, कितना क्लियर है। ये तो थी मैक्रोस्कोपिक, ये तो थी हमारी क्या, माइक्रोस्कोपिक। इन दोनों का इफेक्ट ये पूरा टोटल कहलाता है इंटरनल एनर्जी। इधर देखते रहना, इंटरनल एनर्जी बहुत शानदार कंसेप्ट है, इधर समझ लो। ये चीज़ें यूज आने वाली हैं आगे क्वेश्चनों में बहुत शानदार तरीके से। अभी मैं बोला कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी DE है, इसको इंटरमोलिकुलर को हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूँ DE इक्वल टू DU प्लस, अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दूँ, बहुत बढ़िया, प्लस मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूँ। तो ये टोटल जो एनर्जी थी, टोटल इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, चेंज इन इंटरमोलिकुलर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये होती है टोटल इंटरनल एनर्जी। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना, तो जो हमने देखा था फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमने ये भी प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था कि जो डेल क्यू है वो क्या है, DE प्लस डेल डब्ल्यू। बहुत अच्छे, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना, अगर मैं बोलता हूँ इफ चेंज मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 मीन्स नेग्लेक्टेड। क्या है, नेग्लेक्टेड। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी बची होगी वो क्या बची होगी, सिर्फ इंटरमोलिकुलर एनर्जी के बराबर बची होगी। इधर देख लो ये कहाँ से आते हैं रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेते हो, आ कहाँ से रहे वो भी देखना है, क्लियर है।
क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो फॉर्मूला बनेगा, जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा, वो डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू हो जाएगा। बहुत अच्छे, हो गया कि नहीं हो गया। और क्या मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर क्लोज सिस्टम की बात करें तो डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये किसके लिए, फॉर क्लोज सिस्टम। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, फॉर क्लोज सिस्टम। क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें और क्या जंक्शन है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। और तब जाके हमारा ये क्या निकल के आया है, रिजल्ट निकल के आया है। क्या इतना क्लियर है। और एक और अजम्पशन है, जब ये पीडीबी वर्क मैंने लिख दिया तो ये क्लोज सिस्टम प्लस किस प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है। मीन्स अब ये जो फॉर्मूला है सिर्फ प्रोसेस के लिए बच गया, क्लोज सिस्टम के लिए बच गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो, हमने यहाँ तक देख लिया, दो कॉन्सिक्वेंस देख लिए, तीसरा कॉन्सिक्वेंस रहता है। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाना चाहता हूँ, किसके रिगार्डिंग, हीट के रिगार्डिंग, हीट इंट्रैक्शन के रिगार्डिंग। इधर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हीट इंट्रैक्शन, क्योंकि हीट इज अ पाथ फंक्शन हमने देख लिया, हमने ये भी देख लिया इंटरनल एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हीट इंट्रैक्शन के रिगार्डिंग। देखते रहो, मजा आने वाला है, बहुत शानदार कंसेप्ट चल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हीट इंट्रैक्शन। इधर देखना क्या है, पहला पॉइंट मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं सर, कुछ मत बोलो कि अगर मैं हीट ऐड करता हूं सिस्टम में, उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर मैं हीट रिजेक्ट करता हूं सिस्टम से, उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो हीट एडेड टू द सिस्टम is taken as positive, while heat rejected from the system is taken as negative। अभी मैं बताऊँ क्यों कर रहे हैं ऐसा। बाकी का अजम्पशन उल्टा भी ले सकते हो कि अगर कोई चाहता है कि हम तो सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हैं, उसे नेगेटिव कंसीडर करना चाहते हैं। बाकी का अगर कोई चाहता है कि हम तो सिस्टम में हीट जो है ऐड करना चाहते हैं, उसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं वो गलत। अभी बताएं कैसे। द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। बहुत बढ़िया, ठीक है। कैसे किया, इधर देखना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है, इधर देखना क्या बोलता है, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या है, डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। क्या इतना क्लियर है। अब मैं अगर हीट का इफेक्ट देखना चाहता हूँ, वर्क का भी देख लेंगे यहीं से, तो मैं वर्क को एक बार नेगलेक्ट कर देता हूँ। वर्क को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं काट दे रहा हूँ, इसको हम चेक नहीं करेंगे, अभी चेक नहीं कर रहे। वर्क को हम क्या कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। मैं हीट का इफेक्ट इंटरनल एनर्जी पे देखना चाहता हूँ। अगर मैं हीट ऐड कर रहा हूँ, हीट क्या की हमने, ऐड की, हीट एडेड, देखते रहे ना। तो मैं बोल दूंगा हीट एडेड अगर हमने की, तो अगर मैं हीट ऐड करूंगा तो हीट एडिशन की वजह से इंटरनल एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, क्योंकि इसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, मीन्स वाइब्रेट होंगे तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। मतलब कहने का हीट एडेड करने पे इंटरनल एनर्जी जो है ई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखते रहे ना, ई इंक्रीजेज। ये तभी इंक्रीज हो सकती है जब ये पॉजिटिव हो, क्योंकि ये रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब कि हीट एडेड जब पॉजिटिव होगा तभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या इतना क्लियर है। इसका मतलब हीट एडेड को पॉजिटिव रखते हैं। अगर मैं हीट रिजेक्ट करना चाहता हूँ, मीन्स रिजेक्ट का मतलब क्या है, हीट मैंने निकालना चाहता हूँ, मॉलिक्यूल्स में से टेम्परेचर घटाना चाहता हूँ, इसका मतलब उसकी जो इंटरनल एनर्जी थी, जो हायर टेम्परेचर था वो कम हो गया, तो हमने निकाला तो एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब नेगेटिव आनी चाहिए कब, जब इसको नेगेटिव करें। क्लियर है ना। तो हीट रिजेक्टेड क्या हो जाएगा, अगर मैं नेगेटिव रखूँगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, डिक्रीज होगी, 100% होगी। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे केस में हमने माना कि वर्क को देखते हैं, सर वर्क क्या होता है। लो, मैंने बोला कि अगर मैं डेल क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्यू के इफेक्ट को हटा रहा हूँ, मैं वर्क का इफेक्ट देखूंगा। इस क्यू के इफेक्ट को हटा दो, वर्क का इफेक्ट देखना चाहते हैं।
क्या वर्क का इफेक्ट देखना चाहते तो मैं लिख दूं डेल डब्ल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डी ई के बराबर होगा। लो, इसका इफेक्ट नहीं देखना चाहते, हम इफेक्ट ऑफ क्या देख रहे हैं, वर्क देख रहे हैं कि वर्क के इफेक्ट से क्या होगा, इफेक्ट ऑफ वर्क। देखते रहना, बहुत मज़ेदार टॉपिक है कि अगर मैं वर्क देना चाहता हूँ, लो मैंने बोला कि मैं सॉफ्ट वर्क इसमें दे रहा हूँ, कोई गैस है, गैस में मैं पैडल व्हील वर्क दे रहा हूँ या फिर इलेक्ट्रिक वर्क दे रहा हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिक वर्क दे दूँगा तो वो वर्क जाएगा कहाँ, उस सिस्टम में स्टोर होगा कि नहीं होगा, उसके सिस्टम में जो भी मास होगा उसकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैं किसी भी सिस्टम में वर्क एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, गई कहाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर मैंने वर्क दिया है तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर मैं वर्क को पॉजिटिव मान लेता हूँ, यहाँ इधर देखना, इफ हियर डेल डब्ल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मान लेते हैं, लेट इफ हियर डेल डब्ल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू इसके तो क्या दिख रही है, डिक्रीज दिख रही है। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या, तो कंसेप्ट क्या हो गई, गलत हो गई। इंटरनल एनर्जी घटेगी नहीं, वर्क देने पे बढ़ेगी। इसका मतलब इसको मुझे कंसीडर करना पड़ेगा कि वर्क सप्लाई, वर्क जो मैं दे रहा हूँ, वर्क सप्लाई टू द सिस्टम नेगेटिव मानना पड़ेगा, तभी हमारा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स वैलिड हो सकता है। वर्क सप्लाई टू द सिस्टम विल बी कंसीडर्ड एज negative while work obtained from the system से obtained from the system is considered as positive। क्लियर है ना, क्योंकि अगर हम सिस्टम से वर्क निकालेंगे मीन्स हमें मिल रहा है तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी घट रही होगी, बिल्कुल सही है, तो पॉजिटिव मान लेंगे तो घट जाएगी। कंसेप्ट क्लियर है, कहता ना क्लियर सबको। इस तरह से हम क्या करते हैं, नोटेशन कंसीडर करते हैं प्लस माइनस का, ये अपोजिट नोटेशन है। अगर वर्क हमको मिल रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर हीट मिल गई सिस्टम से, अगर हमने हीट निकाल ली तो वो नेगेटिव हो जाएगी, उल्टे हैं, बिल्कुल क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। बाकी का हमने लिखा दिया था क्या, हीट इज अ पाथ फंक्शन, हीट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, हीट इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्लियर है ना, कितना क्लियर। क्या कोई मुझे बता सकता है हीट इज अ बाउंड्री फिनोमेना, बिल्कुल नहीं है। क्या हम ये बात कर रहे थे क्या कि हम हीट इंटरेक्शन तभी मानेंगे जब बाउंड्री क्रॉस कर रहा हूँ, ऐसा तो हमने बोला नहीं। तो हीट इज नॉट अ बाउंड्री फिनोमेना, वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमेना। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। इधर देख लो, अब उसके बाद हमारा लास्ट कॉन्सिक्वेंस बचता है, तीसरा कॉन्सिक्वेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का तीसरा कॉन्सिक्वेंस बचता है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे हीट इंटरेक्शन के बारे में, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इधर देखते रहना। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि सर थर्ड कॉन्सिक्वेंस की बात कर लो। थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या था कि एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ये है हमारा थर्ड कॉन्सिक्वेंस। कैसे, इधर देखना, हमने देखा अभी फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमने देखा था कि डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। बहुत शानदार। मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम मानता हूँ, लो एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया हमने, ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। कितना क्लियर, ठीक है। ये है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, बहुत बढ़िया। और हमने देखा था आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर एनर्जी नॉर हीट इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, देखा था ना तो मास ट्रांसफर हो रहा होगा ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी। मींस ये आइसोलेटेड है तो डेल क्यू क्या है, जीरो है, डेल डब्ल्यू भी क्या है, जीरो, कोई वर्क ही नहीं जा रहा, बाहर अंदर आ रहा है। क्यों, अगर वर्क अंदर आ गया तो एनर्जी अंदर आ जाएगी ना, एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। मींस कि आइसोलेटेड सिस्टम में ये क्या है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, नो एनर्जी और मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, नो एनर्जी एंड मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बहुत बढ़िया, सिस्टम एंड सराउंडिंग, यही तो बोला था हमने। देखते रहो, मज़ेदार टॉपिक है ये, कि हमने अगर इसको सिस्टम माना है तो ये पूरा सिस्टम हो गया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत खूब। और अगर ये सिस्टम है तो ये आइसोलेटेड है तो ना तो एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ना तो हीट की फॉर्म में ट्रांसफर होनी चाहिए ना वर्क की फॉर्म में होनी चाहिए, ये दोनों जीरो होना चाहिए। मास तो है ही नहीं, अभी मास का तो जिक्र ही नहीं किया, क्लियर है ना। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें क्या है, जीरो है। लो ये भी जीरो
और ये भी 0, तबाह हो गया। क्या मैं लिख सकता हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है E2 माइनस E1 इक्वल टू 0, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है इक्वल टू 0। क्या मैं लिख सकता हूँ E2 माइनस, इसको इधर ले जाएंगे, E2 इक्वल टू E1, मीन्स एनर्जी क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्या है, कॉन्स्टेंट। इसीलिए हम बोलते हैं कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यहीं से बोल देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। हेंस एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मज़ा आ गया होगा सबको? बिल्कुल मज़ा आ गया सर, बहुत ही शानदार टॉपिक था आज का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्वेश्चन आते हैं बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब, जब आप थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम होता है। इतने में तो हम डबल क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखो फिर उसे एक्सप्लेन करो, इतने में 2 या 3 गुना क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, उसी में मज़ा आता है। मुझे क्वेश्चन लिखने में बिल्कुल कतई मज़ा नहीं आता, डीमोटिवेशन सा और फील होता है। क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं, कंसेप्ट को समझो ना, क्वेश्चन दिखना चाहिए बस स्क्रीन पे, समझ आ रही ना बात? तो इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट करो। जेन्युइनली अगर जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो सपोर्ट कर लो, जो नहीं पढ़ाई करना चाहते, जो मज़े ले रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड का, बोले लॉकडाउन कैसे भी हटे, हम यहाँ से भागें। अभी तो घर वालों के सामने बैठे हैं, इसलिए क्या है, यूट्यूब खोल के बैठना पड़ता है कि हम भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन हटे हम भागें कोचिंग के बहाने और फिर मज़े करें। ऐसा जिनके मन में ख्याल है वो तो पढ़ाई करना ही बंद कर दें। क्यों? जब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता तब तक तुम इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई ना करो। इंटरेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट तब बनेगा जब तुम चीज़ों को अच्छे से सीखोगे। ठीक है, कंसेप्ट सबको समझ आ रहे होंगे, लेकिन इन कंसेप्ट को अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जिनके दिमाग में थोड़ा सा भी घुस रहा है कुछ, तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नंबर दे रखा है, गूगल पे का, पेटीएम का और फ़ोनपे, जो भी करना चाहता है उससे कर सकता है, कितना भी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उस हिसाब से करना है ताकि चीज़ें हमारी स्मूथली क्या आ जाएँ, जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊं, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कराऊं। फिर जैसे ही एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके आया करेंगे, क्वेश्चन की सीरीज लेके आया करूँगा धमाकेदार। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन बनाया करूँगा, थ्योरी पढ़ाने में दिमाग ही नहीं लगाना। क्वेश्चन बनाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन बनाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड फ्रेम करेंगे खुद ही। क्लियर है ना? फिर देखना कितना मजा आएगा। उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी। वाकई में अगर समझ आया, लेक्चर पसंद आए, लाइक तो बनता है। बहुत से लोग तो लाइक देखने से पहले ही कर देते हैं, उन्हें पता है कि बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा। शेयर भी करो चीज़ों को, अच्छा था अपने दोस्तों में फैलाओ ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मुझसे लोग जुड़ेंगे, मैं बहुत धमाकेदार स्टडी कराऊंगा आप लोगों की, धूम मचा देंगे, हम आग लगा देंगे यहीं पे। बोलो सर अभी मत लगाओ, ठंडियों में लगाना। ठीक है, ठंडियाँ आने तो दो, ठंडियों से पहले ही क्या है सब खत्म करा देंगे। क्लियर है इतना? बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, जुड़ने के तरीके क्या क्या हैं, वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। इतना क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, टाटा बाय बाय।